गरीब किसान की मेहनती बहू। एक छोटे से गांव में एक भरा पूरा परिवार रहता था। परिवार बहुत बड़ा था। जगदीश और उसकी पत्नी प्रभा अपने सास ससुर, 2 बहनें और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी रहते थे। कुल मिलाकर 8 लोग थे। इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले जगदीश पर थी। वो एक मेहनती किसान था। अरे प्रभा, मैं जा रहा हूँ खेत। अरे 2 मिनट रुकिए, खाना बांध देती हूँ। अरे आकर खा लूंगा ना। पता है मुझे आप कितना आएंगे। एक बार आप काम में लग जाए तो सीधे सांझ ही घर आएंगे। ये तो तूने पते की बात कही बहू। अब बहू ने खाना बांध ही दिया है तो ले जाना। ठीक है, दे दो। जगदीश के लिए सबसे पहले उसका काम था। वो खुद के सेहत की भी चिंता नहीं किया करता था, लेकिन प्रभा उसकी बहुत फिक्र करती थी। न सिर्फ जगदीश की, प्रभा को हर एक चीज की चिंता थी। बच्चों की, सास ससुर की और ननदों की भी। वो सबका ख्याल रखती थी। एक दिन की बात है, घर में शांति और पल्लवी के लिए रिश्ता आया। सभी लोग बहुत खुश थे। हमारे 2 बेटे हैं, अखिलेश और नीलेश। हम चाहते हैं कि इनकी शादी 2 बहनों से ही हो, ताकि घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहे। ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी। ये है मेरी 2 बेटियाँ, बड़ी बेटी शांति और छोटी बेटी पल्लवी। देखने आए हुए लोगों को शांति और पल्लवी बहुत पसंद आई। हमें आपकी बेटियां तो पसंद हैं, हमें कुछ चाहिए तो नहीं, बस इतना चाहते हैं कि शादी धूमधाम से हो। हमारे दोनों बेटे इंजीनियर जो हैं। जी बिल्कुल, जैसा आप चाहें। शांति और पल्लवी का रिश्ता तय हो गया। सब खुश थे, सिवाय जगदीश के। वो पैसों का सोचने लगा। शाम में जगदीश घर के बाहर अकेला बैठकर कुछ सोच रहा था। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पिताजी, बस शादी का सोच रहा हूँ। धूमधाम से शादी करवाने के लिए पैसे भी जमाने होंगे। हाँ, 2 लाख रुपये मेरे पास भी हैं, पर इतने तो काफी हैं नहीं। एक ही रास्ता है कि हम खेत गिरवी रख दें। नहीं पिताजी, और कोई ना कोई रास्ता होगा जल्द से जल्द पैसे बटोरने का। आप चिंता मत कीजिए। मेरी बात मेरे दोस्त अनूप से हुई है। वो कृषि वैज्ञानिक है। कल उससे जाकर मिलता हूं। ठीक है, ये भी रास्ता देख ले। अगली सुबह जगदीश अनूप से मिलने पहुंचा। दोस्त, ऐसा कुछ बता जिससे जल्दी पैसे मिल जाएं। पल्लवी और शांति की शादी करनी है, जल्द से जल्द। फिर तो तू इलायची की खेती कर, 4 महीने में तैयार हो जाएगी। और दाम, वो तो तू जानता ही है। तेरे 1 बीघा खेत में कम से कम 3-4 लाख का मुनाफा तो होगा ही, लेकिन तुझे कम से कम 2 साल पुराने इलायची के पौधे खरीदने होंगे। 25-30 हजार का खर्चा आएगा। अरे वाह, ये हुई ना बात। पर दोस्त, मेहनत बहुत है। तुझे बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, वरना सारे पौधे सड़ने लगेंगे। तू चिंता मत कर, मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। अनूप ने जगदीश को इलायची के पौधे उगाने का तरीका बताया। जगदीश घर आया और उसने ये बात घर वालों को बताई। ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो हमारी सारी समस्या ही सुलझ जाएगी। जी पिताजी, मैं कल ही जाकर पौधे खरीद लाता हूँ। अगले ही दिन जगदीश ने अपनी बचत में से 30,000 के इलायची के पौधे खरीदे और अब उसे पौधे अपने खेतों में उगाने थे। लेकिन उसके लिए उसे खेत को अच्छे से जोतना था, पानी सींचना था और फिर पौधे लगाने थे। तो जगदीश अपने काम में जुट गया। उसके पास कोई बैल तो था नहीं, इसलिए वो खुद ही हल से अपने खेत जोतने लगा। 2 दिन बीत गए। अब तक खेत की जुताई का काम खत्म नहीं हुआ।
आज कड़ाके की धूप थी। गर्मी से जगदीश के सिर से पसीना टपक रहा था। वो फिर भी अकेला खेतों को जोतने में लगा था। अचानक उसका हल मिट्टी में अटक गया। उसने जब जोर से खींचा तो हल टूट गया और जगदीश की पीठ पर चोट आ गई। जगदीश दर्द से कराह रहा था। बचाओ! बचाओ! उसकी आवाज सुन आसपास के किसान दौड़े चले आए। अरे क्या हुआ जगदीश? चलो इसे जल्दी से अस्पताल ले चलते हैं। किसान जगदीश को उठाकर अस्पताल ले आए। डॉक्टर्स ने जगदीश का इलाज शुरू किया। कई घंटे बीत गए। जगदीश का पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंच चुका था। सब रो रहे थे। डॉक्टर, क्या हुआ मेरे बेटे को? उनकी रीढ़ की हड्डी पर गहरी चोट आई है। अब कुछ महीनों के लिए उन्हें बिस्तर पर ही पड़े रहना होगा। वो बैठ तक नहीं सकते। हे भगवान! मेरा बेटा, मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ? सब लोग रो रहे थे। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। हॉस्पिटल में जगदीश का इलाज जारी था। अब ये तो तय था कि वो खेती नहीं कर सकता था। अब जगदीश के पिताजी और परेशान हो गए। भाग्यवान, सोच रहा हूं खेत गिरवी रख दूं। जगदीश के इलाज के लिए पैसे चाहिए और तो और शांति और पल्लवी की शादी का भी सोचना है। अगर मुझे हार्ट की बीमारी नहीं होती तो मैं खुद ही खेती कर लेता। भगवान बहुत निर्दयी है। हमारे खुशहाल परिवार की खुशी उससे देखी नहीं गई। अब जो भी है और कोई रास्ता नहीं है। मुझे खेत गिरवी रखने ही होंगे। ससुर जी, हाँ बहू। आप खेत गिरवी रखेंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। जानता हूं, पर और कोई रास्ता नहीं है। खेतों के बजाय आप मेरे गहने गिरवी रख दीजिए। नहीं बहू, और बहू, इनसे तो बस जगदीश के इलाज का खर्चा निकलेगा। पल्लवी और शांति की शादी का क्या? ससुर जी, मैं भी एक किसान की बेटी हूँ और मुझे भी खेती करना आता है। आज से उनकी जिम्मेदारियाँ मैं संभालूंगी और मैं खेती करूंगी। नहीं बहू, इतनी कड़क धूप में खेती करने का काम तू नहीं कर पाएगी। बहुत मुश्किल है। और ऊपर से बेटा, औरतें खेती नहीं करती। ससुर जी, औरतें खेती नहीं करती क्योंकि उन्हें नहीं आती। मेरे पिताजी ने मुझे खेती सिखाई है। मैं कर सकती हूँ। मुझे एक बार कोशिश तो करने दीजिए। लेकिन तू अकेले कैसे सब करेगी? घर की भी तो जिम्मेदारी है। घर और बच्चों की जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगी। प्रभा खेती करना चाहती है तो उसे करने दीजिए। ठीक है, लेकिन ये इलायची की खेती कैसे होती है मुझे भी नहीं पता। तो प्रभा को कैसे पता होगा? ससुर जी, हम खुद अनूप भैया के पास जाकर पूछ लेते हैं। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। ठीक है, देखते हैं। प्रभा ने खेती करने की ठान ली। वो उस गांव की पहली औरत थी जो खेती करने जा रही थी। अगली सुबह प्रभा अपने ससुर के साथ अनूप की किसी लेबोरेटरी पहुंच गई। उन दोनों ने अनूप को जगदीश का हाल बताया। अरे बाप रे, सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। जो हुआ वो भगवान की मर्जी थी बेटा। और अब प्रभा जिद पकड़ कर बैठी है कि वो खेती करेगी। अब तू ही इस पगली को समझा कि ये मुश्किल है। चाचा जी, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। हमारे देश में कई औरतें किसान हैं और अगर भाभी अच्छे से सीख जाएं तो वो जरूर इलायची की खेती कर सकती हैं। बस भैया, आप मुझे सब समझा दीजिए। आपने पहले कभी खेती की है भाभी?
मैं भी एक किसान की बेटी हूँ और मुझे भी खेती करना आता है। बहुत बढ़िया, बाकी मैं सिखा दूंगा। अनूप ने प्रभा और उसके ससुर को कुछ वीडियोस दिखाए और इलायची के पौधे उगाने का सही तरीका समझाया। भाभी, अगर आपने सब कुछ सही किया, भाभी अगर आपने सब कुछ सही किया तो 4 महीने बाद इलायची की फसल तैयार हो जाएगी। पर ध्यान रखना, कीड़े ना लग जाएं। जी बिल्कुल। धन्यवाद बेटा। प्रभा और उसके ससुर अनूप का शुक्रिया करके वहाँ से निकल गए। अगली सुबह प्रभा ने खेती का काम शुरू कर दिया। वो अकेले ही हल खींच रही थी। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद वो थक गई। तभी उसके ससुर जी वहाँ पहुँचे। अरे बहू। जी ससुर जी। आजा, खाना खाते हैं। आपने क्यों तकलीफ की ससुर जी? इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, आजा। प्रभा ने पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाया। ससुर जी खेत देखकर खुश थे। अरे वाह बहू, तूने इतनी जल्दी इतना खेत जोत कैसे लिया? पिताजी ने बताया था कि गर्मी में मिट्टी सख्त हो जाती है, पत्थर के जैसी। अगर ऐसे में खेत की जुताई करनी है तो मिट्टी को गीला करना होगा। बस मैं कुएं से पानी ला ला कर डालती रही और फिर खेत जोतती रही। शाबाश, तूने तो दुगनी मेहनत की है बहू। प्रभा के ससुर जी उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। शाम को थक हार कर प्रभा घर पहुंची। माँ आ गई, माँ आ गई। प्रभा की सास ने उसे पानी दिया। माँ, आपने कहा था कि आज आप हमें पकौड़े खिलाएंगी, अब बना दो ना। अरे बेटा, माँ बहुत थक गई है आज, पकौड़े मैं बना देती हूँ। नहीं दादी, हमें माँ के हाथ के पकौड़े ही खाने हैं। बनाओ ना माँ पकौड़े, बनाओ ना माँ। दोनों बच्चों के जिद के आगे प्रभा को अपनी थकान तक दिखी नहीं। आखिर वो माँ जो ठहरी। वो सीधे रसोई में गई और बच्चों के लिए पकौड़े बनाने लगी। रात को प्रभा का पूरा शरीर दर्द कर रहा था। वो करवटें बदलती रही और अगली सुबह फिर खेत के लिए निकल पड़ी। लगभग 3 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद प्रभा ने पूरा खेत जोत लिया और अब बारी थी पौधे लगाने की। प्रभा ने ये काम भी शुरू कर दिया। बार बार झुक झुक कर उसकी कमर में दर्द हो गया। हाय मेरी कमर, हे भगवान। दर्द से भले ही उसका पूरा शरीर टूट रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। उसने पौधे लगाना जारी रखा। एक और खेत का मेहनत भरा काम और एक और बच्चे। प्रभा अपनी दोनों जिम्मेदारियों को पूरा कर रही थी। अब जगदीश भी घर आ चुका था। वो बिस्तर पर ही लेटा था। प्रभा, कितना काम करोगी? थोड़ा आराम कर लो। नहीं, अभी रिंकी की बालों में तेल लगाना है। वो शांति या पल्लवी कर लेगी, तुम आराम करो। शांति! जी भैया। जरा रिंकी के बालों में तेल लगा दो। जी। शांति रिंकी के पास चली गई और प्रभा वहीं जमीन पर लेट गई। कमर बहुत दुख रही है ना? नहीं, अब ठीक है। झूठ मत बोलो। वैसे भी तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। मैं जानता हूँ कितनी मेहनत लगती है खेती करने में, और ऊपर से घर की जिम्मेदारी। तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैं और मेरा परिवार तुम पर बोझ बन गए हैं। ये परिवार मेरा भी है और ये जिम्मेदारी भी। और जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं होते, मैं ये जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगी। मैं ये जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगी। जगदीश जानता था कि उसकी पत्नी प्रभा बहुत जिम्मेदार है, पर वो ये भी जानता था कि इन सब में प्रभा खुद का ख्याल नहीं रखेगी। 15 दिन बीत चुके हैं, पौधे लग चुके हैं,
अब रोज प्रभा कुएं से पानी भरकर पौधे को पानी दिया करती थी। वो खुश थी कि उसके पौधे अच्छे से उग रहे थे। ये सिलसिला रोज चलता रहा। प्रभा रोज पौधों को पानी देती, उनका ख्याल रखती। लगभग 2 महीने बीत गए थे। अब पौधों में फूल दिखने लगे थे। अरे वाह, देखो फूल उगाए। जी ससुर जी, अब बस 2 महीने और। हाँ। प्रभा के ससुर ने जब खेतों में मुआयना किया तो उन्होंने देखा कि कुछ पौधों में कीड़े लग चुके थे। प्रभा, ये देखो, इनमें कीड़े लगे हैं। हे भगवान! अनूप ने बोला था कि अगर कीड़े लग गए तो सारे पौधे खराब हो जाएंगे। अब क्या करें? तू जल्दी से कीटनाशक ला। ससुर जी, लगता नहीं कीटनाशक से कुछ होगा। तो अब क्या करें? हमें इन कीड़ों को फैलने से रोकना होगा। पर वो कैसे? प्रभा ने एक सीधी लकीर खींची और वहाँ के सारे पौधे उखाड़ने लगी। ये क्या कर रही है? वो पौधे तो अच्छे हैं। ससुर जी, अगर बीज के पौधे उखाड़ दूंगी तो कीड़े आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। प्रभा और उसके ससुर दोनों मिलकर पौधे उखाड़ने लगे। पहले उन्होंने बीज के पौधे उखाड़े और फिर जिन पौधों में कीड़े लगे थे वो सब भी उखाड़ ली। पौधे थोड़े कम हो गए थे, पर अब भी बहुत सारे पौधे अच्छे थे। प्रभा रोज पौधों को पानी डाला करती थी और कीड़ों की जांच भी किया करती थी। वो कीटनाशक भी छिड़कने लगी। तपती धूप में प्रभा अकेली खेतों में मेहनत करती थी और उसकी मेहनत रंग लाई। जब 4 महीनों बाद उसके खेतों में हरी हरी इलायची उगी। देखिए ससुर जी, इलायची उग गई। हाँ बहू, देख रहा हूँ, और ये भी देख रहा हूँ कि तूने कितनी मेहनत की है। अब जो हो गया वो जाने दीजिए ससुर जी। नहीं बहू, तूने जो किया है वो कोई बेटी भी ना करे। तूने मेरे बेटे और उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। तेरे जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गया। ससुर जी हाथ जोड़कर खड़े थे। प्रभा की आंखों में भी आंसू थे, पर आज वो आंसू खुशी के थे। उसकी 4 महीनों की मेहनत रंग लाई। प्रभा ने अकेले ही सारी इलायचियां काट ली और फिर व्यापारी आया। इस जिले में कोई इलायची उगाता नहीं है जी, इसलिए हमारा यहाँ आना जाना नहीं होता। पर आपने शुरुआत की है, अच्छा है, अब आते जाते रहेंगे। व्यापारी ने इलायची के दाने देखे। ये हुई ना बात, इलायची अच्छी है, इसका मैं 900 रुपये किलो का दाम दूंगा। तो 320 किलो के हुए 2,88,000। इतने पैसे सुनकर प्रभा और उसके ससुर जी दोनों खुश थे। सौदा हो गया और व्यापारी ने ससुर जी के हाथ में सारे पैसे रख दिए। व्यापारी सारी इलायचियों की बोरी लेकर चला गया। दोनों खुशी खुशी घर लौटे। अरे भाग्यवान, मुंह मीठा करो। क्या हुआ? ये देखो, बहू की खेती की पहली कमाई। अरे बाप रे! अब पल्लवी और शांति की शादी अच्छे से होगी और जगदीश का इलाज भी। ये सुनकर सास की आंखों से भी आंसू बहने लगे। सास ने प्रभा का माथा चूम लिया। पिछले जन्म में जरूर मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली। देख रहा है ना जगदीश? जी माँ। जगदीश अब पहले से बेहतर था। वो बैठ सकता था। अपनी पत्नी की सफलता से वो भी बहुत खुश था। प्रभा की मेहनत के कारण कुछ महीनों बाद पल्लवी और शांति की बड़ी धूमधाम से शादी हुई। एक बहू ने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अकेले उठाई और मेहनत करके सफल हुई। जगदीश भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसे अपनी पत्नी पर गर्व था और न सिर्फ उसे बल्कि पूरे परिवार को बहू पर गर्व था। कौन कहता है कि औरतें खेती नहीं कर सकती? प्रभा ने मेहनत और दृढ़ निश्चय से सबको गलत साबित कर दिया।